हेलो दोस्तों, आज इतिहास पढ़ने की श्रृंखला के अंतर्गत हम स्वराज दल पर बात करेंगे। तो स्वराज दल किस कारण अस्तित्व में आया, इसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या महत्व रहा और इसका पतन किस प्रकार हुआ। तो अगर स्वराज दल की कारणों की बात की जाए तो इसे हम असहयोग आंदोलन से प्रारंभ करेंगे। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा 1920 में प्रारंभ किया गया था। 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन के प्रारंभ में ही गांधी जी ने भारतीय आम जनता को यह वचन दिया था कि 1 वर्ष के भीतर वे भारतीयों को स्वराज प्राप्त करा देंगे, लेकिन ऐसा करने में वे सफल नहीं हुए। आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा था और जब आंदोलन अपने चरम पर था उसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे हम चोरा चोरी कांड जो फरवरी 1922 में गठित हुआ था। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी में 22 पुलिस वालों को असहयोग आंदोलनकारियों के द्वारा जीवित जला दिया गया। इस घटना के उपरांत गांधी जी ने बारदोली से 12 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को बारदोली से गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी गई। अब कांग्रेस के भीतर ही गांधी जी के विरोध में आवाज उठने लगी। मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल, इन नेताओं ने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की और इनका तर्क था कि जिस समय आंदोलन अपने चरम पर था और हमारे लक्ष्य अर्थात स्वराज की प्राप्ति होने वाली थी, उस समय आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करना उचित नहीं था। ये लोग कह रहे थे कि किसी एक स्थान विशेष पर और कुछ सीमित लोगों के द्वारा किसी कार्य को अंजाम दिए जाने के चलते संपूर्ण आंदोलनकारियों को उसकी सजा देना उचित नहीं था। लेकिन गांधी जी जो इस आंदोलन के समाप्ति के उत्तरदायी कारण थे, उनका मानना था कि यह केवल शुरुआत थी और ऐसी 2-4 घटनाएं और घटित हो जाती तो ब्रिटिश सरकार असहयोग आंदोलन को क्रूरतापूर्वक कुचल देती और उसके उपरांत लंबे समय तक भारतीय जनमानस किसी भी आंदोलन के लिए तैयार नहीं होता। अब कांग्रेस के भीतर ही 2 गुट बन गए थे। एक परिवर्तन समर्थक और दूसरा परिवर्तन विरोधी। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही 2 गुट बन गए थे, एक प्रो चेंजर्स, एक नो चेंजर्स, अर्थात परिवर्तन समर्थक, परिवर्तनवादी और दूसरे परिवर्तन विरोधी। जो परिवर्तन समर्थक थे वह थे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि। वहीं जो परिवर्तन विरोधी थे, नो चेंजर्स थे, उनमें सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो परिवर्तन विरोधी थे ये गांधी जी के समर्थक थे और ये गांधी जी के निर्णय को उचित मान रहे थे। वहीं जो परिवर्तन समर्थक थे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू आदि गांधी जी के निर्णय को उचित नहीं मान रहे थे। इन दोनों ने आने वाले समय में जहां परिवर्तन विरोधी गांधी जी के निर्णय अर्थात गांधी जी ने क्या निर्णय लिया था कि कांग्रेस
आने वाले समय में सरकार से दूरी बना के रखेगी और वह रचनात्मक कार्यों, कौन से कार्यों, रचनात्मक कार्यों में अग्रसर रहेगी। रचनात्मक कार्य अर्थात सांप्रदायिक ताकतें जो हावी होती जा रही थी, अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का प्रयास करना, छुआछूत का विरोध करना, गांवों तक अपनी पकड़ मजबूत करना। वहीं जो परिवर्तन समर्थक थे अर्थात प्रो चेंजर्स जो थे, उनका कहना था कि वे गांधी जी के कार्यों के विरोध में नहीं है, लेकिन वे आने वाले चुनावों में भाग लेंगे, वे आने वाले चुनावों में भाग लेंगे। इसी मुद्दे को लेकर 1922 का गया अधिवेशन संपन्न हुआ। इसी मुद्दे को लेकर 1922 का गया अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में परिवर्तनवादी अर्थात सीआर दास के नेतृत्व में जो ग्रुप था, उनके द्वारा तर्क दिया गया कि वे गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के समर्थन में हैं और वे इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वे चुनावों में भाग लेंगे। और इसके लिए उनका तर्क था कि अगर चुनावों में हम भाग नहीं लेंगे तो भी चुनाव होंगे और विधायिका जो होंगी वो अस्तित्व में रहेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की जो आम जन था उस पर हमारी पकड़ कमजोर होगी। और अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो ब्रिटिश नीतियों का हम विरोध करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप विधान परिषदें या तो कमजोर होंगी या वह नष्ट होती चली जाएंगी। अब स्थिति ये आ चुकी थी कि लग रहा था कि एक बार पुनः 1907 की सूरत की फूट के समान ही कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। गांधी जी और स्वराज्यों अर्थात मोतीलाल नेहरू, सीआर दास आदि के बीच स्थितियां बिगड़ती जा रही थी। इसी समय परिवर्तन समर्थक जो लोग थे, इनके द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना कर दी गई। स्वराज दल की स्थापना कर दी गई। लेकिन सूरत की फूट को याद रखते हुए इन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बजाय कांग्रेस के भीतर ही स्वराज दल को एक संगठन के रूप में स्थापित किया। गांधी जी भी अब इस चीज को समझ चुके थे कि यदि पुनः कांग्रेस में फूट पड़ती है तो इसका फायदा अंग्रेजों को होगा और जो आंदोलन अब तक गति से बढ़ रहा है उसे कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। परिणाम स्वरूप गांधी जी पूर्णतः इनके विरुद्ध नहीं खड़े हुए। 1923 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1923 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर घोषणा के साथ ही गांधी जी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 6 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, स्वराज दल कब स्थापित किया गया था? 1 जनवरी 1923 को। जब इसकी स्थापना की गई उस समय गांधी जी जेल में थे, लेकिन वे निरंतर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के संपर्क में थे। स्वराज दल के अध्यक्ष के रूप में सीआर दास, जबकि इसका सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। फरवरी 1924 में गांधी जी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार ने गांधी जी को मुक्त कर दिया, जेल से बरी कर दिया और सरकार ने उन्हें छोड़ते वक्त उन्हें यह सलाह दी कि वे जेल से बाहर जाकर स्वराज पार्टी की आलोचना करें, क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन के अहिंसक नियमों का पालन ना करने की बजाय जनता को दिग्भ्रमित किया है। लेकिन गांधी जी जेल से बाहर आकर स्वराज पार्टी और स्वराज पार्टी की नीतियों की सार्वजनिक रूप से कोई निंदा नहीं करते हैं। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से वे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास को
यह कहते हैं कि विधानसभाओं में भाग लेने का, चुनावों में भाग लेने का जो आपका निर्णय है वह सही नहीं है और इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। ठीक है, चूंकि गांधी जी के जेल से बाहर आने से पहले ही सी आर दास व गांधी जी के बीच एक समझौता हो गया था, जिसके अंतर्गत स्वराज दल को विधान परिषद के चुनावों में भाग लेने की अनुमति दे दी गई थी। साथ ही स्वराज दल कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में भी मदद करेगा। इस समझौते को दास गांधी समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते को 1924 के बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वयं गांधी जी द्वारा। स्वयं किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता की गई थी। यह एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए उनमें से केवल और केवल बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी। और इस बेलगांव अधिवेशन में ही गांधी दास जो समझौता हुआ था उसे स्वीकार किया गया। इस समझौते पर महात्मा गांधी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के हस्ताक्षर हुए थे। स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनावों में भाग लिया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 101 सीटों में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त की। 101 सीटों में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त की और इसी के परिणाम स्वरूप इनके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल का चुनाव किया गया। इस समय विपक्ष के नेता मोतीलाल नेहरू को चुना गया था। जैसे ही स्वराज्यों के द्वारा आम चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन किया गया और विधान परिषद में इनका बहुमत हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वराज पार्टी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के ऐसे अधिनियम जो भारतीयों के प्रति प्रतिकूल थे, ठीक है, उनके विरुद्ध थे, उनका बहिष्कार किया गया, उनका विरोध किया गया, जिसके कारण सरकार वे अधिनियमों को पारित नहीं कर पाई। 1923-24 में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 1923-24 में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए और इन चुनावों के अंतर्गत अहमदाबाद, बंगाल, इलाहाबाद, पटना आदि नगर पालिकाओं में स्वराज्यों की सरकारें बनी और इनके अध्यक्ष के रूप में अहमदाबाद में विट्ठल भाई पटेल, बंगाल में सी आर दास को बंगाल नगर पालिका का मेयर चुना गया था। इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। बंगाल नगर पालिका के मेयर के रूप में सी आर दास तथा मुख्य अधिशासी अधिकारी
अधिकारी के रूप में सुभाष चंद्र बोस का चुनाव सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्वराज दल का पतन किस प्रकार हुआ। स्वराज दल का पतन किस प्रकार हुआ? तो अगर स्वराज दल के पतन की बात की जाए तो सबसे पहले जो प्रमुख उत्तरदायी कारण था वह था 1925 में सी.आर. दास की मृत्यु हो जाना। 1925 में सी.आर. दास की मृत्यु के साथ ही स्वराज दल में गुटबाजी प्रारंभ हो गई और अब धीरे धीरे स्वराज दल के अंतर्गत जो सरकार समर्थक लोग थे और सरकारी पदों पर आने के इच्छुक थे वो सम्मिलित होते चले गए। दूसरा, सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, 1923 में हिंदू मुस्लिम एकता एक बार पुनः टूटती दिखाई देती है। स्वामी श्रद्धानंद जो असहयोग आंदोलन के दौरान जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भाषण देते हैं, उनकी हत्या एक मुसलमान के द्वारा कर दी जाती है। इन घटनाओं के चलते हिंदू मुस्लिम एकता जो 1857 के बाद असहयोग आंदोलन में ही दिखाई दी थी वह पुनः समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप जो हिंदू समर्थक थे वे इस समय मोतीलाल नेहरू पर मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान भी मोतीलाल नेहरू के विरुद्ध थे और वे भी हिंदुओं के प्रति तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे थे। ठीक है, तीसरा, 1926 में मोतीलाल नेहरू द्वारा थल सेना पुनर्गठन 1926 में मोतीलाल नेहरू द्वारा थल सेना पुनर्गठन समिति की सदस्यता उसके अध्यक्ष बने गए, जिसके कारण भी स्वराज दल कमजोर होता चला गया। 1926 के चुनावों में स्वराज दल का प्रदर्शन गिर गया और उन्हें बहुत सीमित सीटें आई, जिसके परिणाम स्वरूप वे सबसे बड़े दल के रूप में भी इस बार अपना अस्तित्व नहीं बना पाए। ये स्वराज दल के पतन के कारण रहे। अगर स्वराज दल के महत्व की बात की जाए तो स्वराज दल के अगर महत्व की बात की जाए तो इनके द्वारा 1919 का जो अधिनियम था, ठीक है, 1919 का अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, और इस अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में लागू की गई थी उस व्यवस्था की आलोचना की गई किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। और इस अधिनियम की जांच के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया। इसी कमेटी की सिफारिश पर आने वाले समय में 1935 के अधिनियम में जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू था उसे समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया था। ठीक है, मूडी मैन कमेटी किसकी देन है? स्वराज्यों की देन है। दूसरा, गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन की मांग भी किसके द्वारा की गई थी? स्वराज्यों के द्वारा की गई थी। और संवैधानिक सुधारों, भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए गोलमेज सम्मेलन की मांग किसने की थी? स्वराज पार्टी के द्वारा ही की गई थी। और अंतिम और कांग्रेस की दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण बात थी, जो मतलब कांग्रेस अर्थात जो परिवर्तन विरोधी थे उन नेताओं की दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण बात थी वह थी 1923 से लेकर 1930 का दौर। जो कांग्रेस के परिवर्तन समर्थक नेता थे उनके द्वारा इस समय में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं किया गया। अगर स्वराज पार्टी के द्वारा इस समय जो राजनीतिक
स्थिति को जायज जिंदा रखा गया, जो इनके द्वारा मांगे रखी गई, अगर उस समय ये नहीं होते तो कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता। दूसरी तरफ स्वराज पार्टी ने जो सरकार पर दबाव बनाया, उसके चलते वे कई अधिनियम, ऐसे अधिनियम जो भारतीयों के प्रतिकूल थे, उन्हें समाप्त करने में सफल रहे थे। कांग्रेस को इस समय अपने रचनात्मक कार्यों को करने में जो सफलता मिली, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वराज पार्टी का भी योगदान रहा। और इन रचनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप ही कांग्रेस को गांवों में एक मजबूत पकड़ बनाने का मौका मिला। अब तक जो दलित वर्ग अब तक राजनीति से दूर था और राजनीति उनके लिए अजूबा मात्र थी, वे भी अब कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ने लगे थे। इसी के साथ स्वराज पार्टी, उसके कारण, उसके परिणाम सभी पे चर्चा करने के बाद इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इससे आगे जो टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बाद में नेहरू रिपोर्ट के बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह। धन्यवाद।